आज मैं बात करूंगा बेंजामिन ग्राहम की किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के बारे में। इस किताब को जो है बाइबल ऑफ इन्वेस्टिंग कहा जाता है और ऐसा कोई बड़ा इन्वेस्टर नहीं होगा जिसने ये किताब ना पढ़ी हो। अधिकतर बड़े इन्वेस्टर जो हैं जैसे कि वॉरेन बफेट हो, वो अपनी पूरी सफलता का श्रेय जो है इस किताब को देते हैं। तो ये किताब जो है हर इन्वेस्टर के लिए जो है उसकी लाइफ को बदलने वाली किताब रही है। लेकिन इस किताब को अगर कोई पढ़ता है, अगर आपने पढ़ने की कोशिश की होगी तो आपको लगा होगा कि ये बहुत बोरिंग है, इसकी आधी से ज़्यादा चीज़ें हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आती हैं। तो एक नए आदमी के लिए जिसको इन्वेस्टिंग का ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बेसिक नॉलेज नहीं है, उसको ये किताब समझ में नहीं आती है, बोरिंग लगती है। तो मैं आज जो है इसी किताब की शॉर्ट में आपको समरी बताऊंगा। तो अगर आप उसको सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपने इस किताब का जो सार है उसको समझ लिया। तो हम आ जाते हैं इस किताब पर क्या लिखा है। तो पहली चीज़ जो बेंजामिन ग्राहम ने इस किताब में के शुरुआती चैप्टर में बताई है वो है डेफिनीशन ऑफ इन्वेस्टिंग। तो हम में से अधिकतर लोग समझते हैं कि कोई भी चीज़ खरीद लो, उसको 2 साल 5 साल 10 साल के लिए रखे रहो तो वो इन्वेस्टिंग होता है। ये इन्वेस्टिंग बिल्कुल नहीं होता है। बेन ग्राहम ने कहा है कि इन्वेस्टिंग में 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये 3 चीज़ें नहीं हैं तो आप इन्वेस्टिंग नहीं, आप गैम्बलिंग कर रहे हैं। तो पहली चीज़ जो होनी चाहिए वो है थरो एनालिसिस। यानी कोई भी चीज़ में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके पीछे कुछ कारण होने चाहिए, आपका एक डीपर एनालिसिस होना चाहिए। वो एनालिसिस करे बिना आप अगर कुछ कर रहे हैं तो वो इन्वेस्टिंग नहीं है। दूसरी चीज़ जो होनी चाहिए वो है सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल। यानी कि जो पैसा आप लगा रहे हैं वो पैसा सुरक्षित रहे, ऐसी बात उस इन्वेस्टिंग प्रोसेस में होनी चाहिए। तो ये जो है लॉन्गर पीरियड के टर्म में बात की जा रही है। प्राइस तो रोज़ फ्लक्चुएट करता है, लेकिन अगर 6 महीने साल भर के पीरियड के को लेके चलें तो आपका जो है वहाँ पे लॉस नहीं होना चाहिए। आप जो पैसा लगा रहे हैं वो सेफ होना चाहिए। तीसरी क्वालिटी जो होनी चाहिए वो है एडुकेट रिटर्न। यानी एक सफिशेंट आपको रिटर्न भी उससे मिलना चाहिए। अब सफिशेंट रिटर्न क्या हो जाता है? तो सफिशेंट रिटर्न जो है थंब रूल के हिसाब से हो जाता है जो भी आपको फिक्स्ड एसेट से मिल सकता है उससे 5% ज़्यादा। जैसे कि अगर आपको एफडी से 7% मिल रहा है तो 7% में 5% और जोड़ दीजिए तो हो जाता है 12%। यानी अगर आप इक्विटीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कम से कम आपको 12% रिटर्न मिलना चाहिए। इसी तरह का आपका टारगेट होना चाहिए। तो ये 3 चीज़ें अगर हैं तो उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टिंग। और अगर ये तीनों चीज़ें नहीं हैं तो उसको बोला जाता है स्पेक्यूलेशन या सिर्फ गैम्बलिंग। आप सिर्फ तुक्का मार रहे हैं कि ये कंपनी का शेयर मैंने ले लिया, शायद चल जाए। तो ये तुक्के वाला काम मत करिए, प्रॉपर इन्वेस्टिंग करिए और ये तीनों चीज़ें हैं या नहीं इसको देखिए। दूसरा कॉन्सेप्ट जो उन्होंने दिया वो है मिस्टर मार्केट का कॉन्सेप्ट। बेंजामिन ग्राहम का जो कहना है कि बाज़ार जो आपको रोज़ शेयर के भाव पेश करता है कि आज ये चीज़ 100 रुपये में ले लो, कभी बोलता है 110 में ले लो, कभी 50 में ले लो, तो ये चीज़ को उन्होंने मिस्टर मार्केट वाली टर्मिनोलॉजी से शो किया है। तो वो कहते हैं कि मिस्टर मार्केट जो है रोज़ आपके सामने किसी कंपनी का शेयर आपको पेश करता है किसी खास भाव पे। और साथ में वो ये भी कहते हैं कि मिस्टर मार्केट जो है मोस्ट ऑफ द टाइम सही होता है। यानी 60 से 70% समय जो है मिस्टर मार्केट आपको किसी कंपनी का जो शेयर बताता है वो एकदम सही होता है। लेकिन कुछ दिन में के लिए जो है वो इमोशनल प्रॉब्लम में पड़ जाता है और इस इमोशनल प्रॉब्लम के कारण जो है कभी वो आपको बहुत सस्ता प्राइस ऑफ़र करता है या कभी बहुत महंगा प्राइस ऑफ़र करता है। तो यहीं आपको डिसीजन लेना है और यहाँ आपने अगर सही डिसीजन लिया तो आपको बहुत बढ़िया रिज़ल्ट मिलेंगे। यहाँ आपने गलती की तो आपको ख़राब रिज़ल्ट मिलेंगे। तो वो कहते हैं कि जब मिस्टर मार्केट बहुत पेसिमिस्ट हो तब आप खरीदिए, जब मिस्टर मार्केट बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो तब आप मत खरीदिए, आप बेचिए। तो यानी जब बाज़ार में बहुत ज़्यादा गिरावट हो तब आप खरीदिए और जब बाज़ार में बहुत ज़्यादा तेज़ी चल रही हो तब आप बेचिए। तो ये चीज़ जो है उन्होंने मिस्टर मार्केट के कॉन्सेप्ट से
एक्सप्लेन की है किताब में। फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो उन्होंने बताई जिसने इन्वेस्टरों की ज़िंदगी बदल दी, वो है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। और इन्वेस्टिंग को एक प्रोफेशनल रूप जो है इसी कॉन्सेप्ट ने दिया है, जिसको मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोलते हैं। हम में से जो है सभी लोग अपने एनालिसिस में कुछ ना कुछ गलती कर सकते हैं। हो सकता है हमारा एनालिसिस सही हो लेकिन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट चेंज हो जाए जिसके कारण भी हमें लॉस हो सकता है। तो कई रीज़न हो सकते हैं जिनके कारण आप जो उम्मीद कर रहे हैं वो नहीं होगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप पहले से ही सेफ्टी लेके चलें। जैसे अगर आप मान लेते हैं कि आप इंजीनियर हैं और आपको एक पुल बनाने का काम दिया गया है जिसकी 10,000 पाउंड की कैपेसिटी हो, तो क्या आप एग्जैक्टली 10,000 पाउंड की कैपेसिटी वाला ब्रिज ही बनाएंगे? अगर आपने 10,000 की एग्जैक्टली ब्रिज बना दिया और उसके ऊपर कहीं 10,000 या 11,000 के वज़न वाला ट्रक निकला तो आपका ब्रिज टूट जाएगा और आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो हम जो है मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेके चलेंगे। तो आप 10,000 का नहीं, आप शायद जो है 11,000 या 12,000 पाउंड की कैपेसिटी का जो है ब्रिज बनाएं ताकि आपको जो है सेफ्टी मिल जाए। तो यही सेफ्टी जो है आपको इन्वेस्ट करते समय मिलनी चाहिए। तो वो कैसे मिलेगी? वो तब मिलेगी जब आप किसी भी कंपनी का शेयर जो है उसके फेयर प्राइस के नीचे खरीदें। यानी अगर उसका फेयर प्राइस 100 रुपये बनता है तो आप उसको 100 पे मत खरीदो, आप उसको 80 पे खरीदो, आप 70 पे खरीदो, आप 60 पे खरीदो, आप 50 पे खरीदो, लेकिन 100 पे मत खरीदो। तो जब आप उसको नीचे के भाव पे खरीद रहे हैं, मान लो 100 की चीज़ आप 70 में खरीद रहे हैं, तो जो आपकी तरफ से एनालिसिस में गलती हो सकती है वो यहाँ पे डिस्काउंट हो जाएगी। कंपनी का बिजनेस जो थोड़ा बहुत ख़राब हो सकता है वो आपको सेफ्टी दे देगा, या ओवरऑल बिजनेस एनवायरनमेंट ख़राब हो जाए तो भी आपको यहाँ सेफ्टी मिल जाएगी। तो हमेशा जो है मार्जिन ऑफ सेफ्टी का ध्यान रखिए। कोई भी कंपनी का शेयर आप ले रहे हैं तो बिना मार्जिन ऑफ सेफ्टी के बिल्कुल मत लीजिए। इसके बाद जो है बेंजामिन ग्राहम ने जो है इन्वेस्टरों के टाइप बताए। तो पहला टाइप उन्होंने बोला कि एक होता है डिफेंसिव इन्वेस्टर। ये वो इन्वेस्टर होता है जिसको लॉस से डर लगता है, जो टाइम नहीं देना चाहता, जो रिसर्च नहीं करना चाहता, जो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता। तो ऐसे इन्वेस्टर को जो है वो कहते हैं डिफेंसिव इन्वेस्टर। दूसरा होता है एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर। ये वो इन्वेस्टर होता है जो रिस्क लेना चाहता है, जो मेहनत करना चाहता है, जो टाइम दे सकता है रिसर्च के लिए और जिसको खुद पर काफ़ी भरोसा होता है, जिसको लगता है कि मैं अच्छी रिसर्च कर रहा हूँ, जो खुद पर कॉन्फिडेंट रहता है। तो ग्राहम बोलते हैं कि लॉन्गर पीरियड ऑफ टर्म की बात करें तो एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर जो है वो ज़्यादा रिटर्न बनाता है, उसको जो है डिफेंसिव इन्वेस्टर के मुकाबले बहुत ज़्यादा और अच्छा रिटर्न मिलता है। तो शॉर्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जो डिफेंसिव इन्वेस्टर है वो जो है ऑटो पायलट टाइप के नेचर का होता है। वो ऐसा पोर्टफोलियो बनाना चाहता है कि जिसमें हम शेयर रख दें, ज़्यादा सोचने विचारने की ज़रूरत ना पड़े, रेगुलर ट्रैक करने की ज़रूरत ना पड़े, ऐसी कंपनियों के में वो इन्वेस्ट करना चाहता है। जबकि एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर जो है वो रिसर्च कर सकता है, मेहनत कर सकता है, टाइम दे सकता है, तो वो ऐसा पोर्टफोलियो पसंद नहीं करता। ज़्यादा डिसीजन मेकिंग जो है वो डिफेंसिव इन्वेस्टर नहीं करना चाहता, जबकि जो एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर है वो ज़्यादा टाइम ज़्यादा एफर्ट देता है, तो डिसीजन मेकिंग में उसको प्रॉब्लम नहीं होती। डिफेंसिव इन्वेस्टर जो है इमोशनल होता है, वो फियर, ग्रीड और इन सारी चीज़ों से ज़्यादा डरता है, लेकिन एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर है वो इमोशनल नहीं होता, वो इंटेलेक्चुअल होता है, वो नॉलेज पे भरोसा रखता है, वो इंटेलिजेंस पे भरोसा रखता है और उसमें सब्र होता है। डिफेंसिव इन्वेस्टर को एवरेज रिटर्न ही मिलते हैं, लेकिन एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर को एवरेज से ज़्यादा रिटर्न मिलते हैं। एंटरप्राइजिंग और डिफेंसिव इन्वेस्टर के बीच में एक और तीसरे टाइप का इन्वेस्टर भी हो सकता है, वो है हाइब्रिड इन्वेस्टर। ये वो लोग हैं जो डिफेंसिव भी होते हैं और एंटरप्राइजिंग भी होते हैं। ये दरअसल उस कैटेगरी के लोग होते हैं जो ना टाइम खर्च करना चाहते हैं रिसर्च करने में, या वो कर ही नहीं सकते रिसर्च, उनको नॉलेज नहीं है उतना, और या वो पैसा भी नहीं खर्च करना चाहते कि किसी सही व्यक्ति की हम एडवाइस लें।
तो ऐसे लोग क्या करते हैं कि कभी टीवी में कुछ सुन लिया, कभी फेसबुक से कुछ सुन लिया, कभी किसी की कुछ सुन ली, तो ऐसा कर करके वो जो है वो इन्वेस्ट करते हैं। तो ऐसे लोग जो है हमेशा बिलो एवरेज रिटर्न उन्हें मिलता है या अधिकतर समय वो लॉस में ही रहते हैं। तो बेन ग्राम कहते हैं कि आप हाइब्रिड इन्वेस्टर बिल्कुल मत बनिए, या तो आप प्रॉपर रिसर्च कीजिए, या नहीं कर सकते तो डिफेंसिव इन्वेस्टर की जो स्ट्रेटजी है वो उन्होंने जो मेंशन किया उसको फॉलो कीजिए। लेकिन ये खिचड़ी वाला काम मत करिए, ये करोगे तो आप कहीं के नहीं रहोगे, आपको कोई रिटर्न नहीं मिलेगा। आप एफडी या सेविंग बैंक अकाउंट के मुकाबले के रिटर्न भी मार्केट से नहीं बना पाएंगे अगर आप हाइब्रिड रहेंगे। तो 5 स्ट्रेटेजीज़ जो हैं उन्होंने मेंशन की हैं कि इन 5 स्ट्रेटेजीज़ को आप अपने नेचर के हिसाब से फॉलो कर सकते हैं और आप जो है अपने अच्छे रिटर्न्स बना सकते हैं। तो पहली स्ट्रेटेजी जो है उन्होंने डिफेंसिव इन्वेस्टर के लिए दी है, और यहाँ इस स्ट्रेटेजी में मिनिमम एफर्ट की ज़रूरत होती है। ना आपको कोई रिसर्च करनी है, ना ज़्यादा दिमाग लगाना है, ना ज़्यादा टाइम देना है, कुछ नहीं करना। यहाँ वो कहते हैं कि आप बस इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर दीजिए। तो इंडेक्स फंड बोलें इंडियन कॉन्टेक्स्ट में तो आप निफ्टी 20 या बैंक 20 या कोई इंडेक्स फंड जो है, म्यूचुअल फंड जो है उसको ले सकते हैं। तो यहाँ आपको रिटर्न जो है एवरेज के करीब मिलेंगे, या बोलें तो जैसा इंडेक्स चलेगा वैसे आपको रिटर्न मिलेंगे। तो ये मिनिमम एफर्ट वाली स्ट्रेटेजी है, आपको मेहनत बिल्कुल नहीं करनी, बस आपको चुपचाप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर देना है। दूसरी स्ट्रेटेजी जो है यहाँ पे आपको थोड़ी मेहनत करनी है, ये भी डिफेंसिव इन्वेस्टर वाली स्ट्रेटेजी है। तो यहाँ वो कहते हैं कि ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करिए जिसके कम से कम रेवेन्यूज़ जो हैं वो 500 मिलियन के हों। इससे कम रेवेन्यूज़ हैं तो मत करिए। उसके पास जितने करंट एसेट हैं उसके पास जो है करंट लाइबिलिटीज़ के मुकाबले दुगने करंट एसेट होने चाहिए। उस कंपनी की लॉन्ग टर्म बोरोइंग जो है अपने नेट करंट एसेट से कम होनी चाहिए। वो कंपनी जो है पिछले 10 साल से लगातार प्रॉफिटेबल होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि वो एक आध साल लॉस में रही हो। और वो कंपनी जो है पिछले 10 साल से लगातार डिविडेंड पे कर रही हो। तो ये कंपनी आपको ऐसी देखनी चाहिए। और साथ में वो कंपनी ऐसी होनी चाहिए जो मिनिमम जो है अपना EPS 1/3 बढ़ा लेती हो 10 साल के पीरियड के बेस पे, यानी 10 साल के अंदर जो है वो कम से कम 30-35% की ग्रोथ तो दे देती हो। फिर उन्होंने वैल्यूएशन वाली थोड़ी बात की कि ऐसी कंपनियों में भी आप इन्वेस्ट करिए तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 टाइम्स ऑफ अर्निंग्स, यानी 15 के PE से ऊपर मत करिए, या वो अपनी बुक वैल्यू के 1.5 टाइम्स के नीचे चल रही हो तो ही आप इन्वेस्ट करिए। और इस स्ट्रेटेजी का आप जब पोर्टफोलियो बनाएं तो उसमें मिनिमम 10 स्टॉक और मैक्सिमम 30 स्टॉक आपको रखने चाहिए। तो ये हो गई उनकी स्ट्रेटेजी 2 जो कि डिफेंसिव इन्वेस्टर के लिए है। तो ये स्ट्रेटेजी जो है इंडेक्स फंड से थोड़ा सा बेटर रिटर्न आपको दे देती है। तीसरी स्ट्रेटेजी पर आ जाएं तो ये तीसरी स्ट्रेटेजी जो है एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर के लिए उन्होंने बताई है, और यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क जो है ज़्यादा हो जाता है और यहाँ पे रिसर्च वर्क भी ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ वो कहते हैं कि ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करिए जिसके करंट एसेट जो हैं कम से कम 1.5 टाइम्स हो करंट लाइबिलिटीज़ के। दूसरी चीज़, उसका जो डेप्ट है करंट एसेट के मुकाबले 1.1 टाइम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी 110% से ज़्यादा उसके ऊपर कर्जा नहीं होना चाहिए अपने करंट एसेट के मुकाबले। दूसरी चीज़ देखनी जो है वो है कि वो कंपनी ने पिछले 5 साल में लॉस ना पोस्ट किया हो, यानी लास्ट 5 ईयर में वो हर साल जो है प्रॉफिटेबल रही हो, वो 5 साल से लगातार डिविडेंड भी पे कर रही हो, और साथ में कुछ ग्रोथ भी हो अर्निंग्स में, छोटी मोटी जैसी भी हो थोड़ी बहुत ग्रोथ भी होनी चाहिए। इस कंपनी को किस प्राइस पे आपको लेना चाहिए, इस पर वो कहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको 1.2 टाइम्स ऑफ फिक्स्ड एसेट के भाव पे ले सकते हैं, यानी जितना उसका फिक्स्ड एसेट है उसके मुकाबले उसको आप 1.2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो उतना आपको मार्केट कैप मिल जाएगा। तो उस मार्केट कैप के ऊपर जो है आपको नहीं लेना है, उसके नीचे ही लेना है।
और इस स्ट्रेटेजी को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो कम से कम 20 स्टॉक जो है आपको इस स्ट्रेटेजी के बेस वाले अपने पोर्टफोलियो में रखने चाहिए। चौथी स्ट्रेटेजी जो है वो भी एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर के लिए है और ये हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाली स्ट्रेटेजी है। तो यहाँ वो कहते हैं कि ऐसी कंपनियों के शेयर लीजिए जो अपनी नेट करंट एसेट वैल्यू के नीचे चल रहे हों, यानी जितना कंपनी का करंट एसेट है उसके नीचे उसका मार्केट कैप होना चाहिए। तो ऐसी कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि वो कंपनी पिछले 2 साल में लॉस में ना गई हो, यानी कम से कम लास्ट 2 ईयर उसके प्रॉफिटेबल होने चाहिए। और क्योंकि ये रिस्की स्ट्रेटेजी है इसलिए जो है आपको यहाँ पे 30 स्टॉक जो है लेने चाहिए ताकि आपका रिस्क जो है कम हो, आपका पोर्टफोलियो जो है वो ज़्यादा डाइवर्सिफाइड हो। तो ये हो गई चौथी स्ट्रेटेजी। पांचवी स्ट्रेटेजी जो उन्होंने मेंशन की है ये सिचुएशनल इन्वेस्टिंग वाली स्ट्रेटेजी। यहाँ आपको कोई रेगुलर रिसर्च नहीं करनी है, आपको कुछ सिचुएशंस पे नज़र रखनी है। सिचुएशंस जैसे कि कोई छोटी कंपनी को कोई बड़ी कंपनी खरीद रही है तो ये डील जो है जनरली प्रीमियम प्राइस पर होती है, तो छोटी कंपनी के शेयर जो है वो बढ़ते हैं, तो ऐसी छोटी कंपनियों को आप ले सकते हैं अगर इस तरह की कोई सिचुएशन हो। कोई कंपनी जो कि लीगल ट्रबल में फंसी हो, कोई कानूनी प्रॉब्लम्स में जो कि टेम्परेरी हो, जो कि सॉल्व हो सकती हैं, ऐसी कंपनी में आपको ले सकते हैं। या स्पिन ऑफ वाली यानी कि वैल्यू अनलॉकिंग कर रही हो कंपनी अपनी सब्सिडरी कंपनीज को लिस्ट करा के, तो ऐसी सिचुएशंस में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और साथ में वो कहते हैं कि सिचुएशनल इन्वेस्टिंग जो है आपको कम करनी चाहिए। आपके मैक्सिमम स्टॉक जो होने चाहिए वो 4 और मिनी के ऊपर है, 2 या 4 आप रख सकते हैं। तो ये स्ट्रेटेजी आपको अकेले फॉलो नहीं करनी, यानी कि आप सिर्फ सिचुएशनल स्टॉक ही लें, ऐसा नहीं करना है आपको जो है ये स्ट्रेटेजी किसी दूसरी स्ट्रेटेजी के साथ कंबाइन करके लेनी है। तो ऊपर की जो 4 स्ट्रेटेजीज मेंशन की हैं उन 4 में से कोई एक आप यूज़ करें और साथ में जो है ये स्ट्रेटेजी 5 भी यूज़ कर सकते हैं, उसके 2 या 4 स्टॉक भी आप ले सकते हैं। तो ये हो गई उनकी स्ट्रेटेजी की बात। इसके अलावा उन्होंने जो बहुत ज़रूरी अहम बात कही है कि आप शेयर जब खरीदें तो आपकी थिंकिंग जो है बिज़नेस ओनर के जैसी होनी चाहिए। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट को बिज़नेस पार्टनरशिप की तरह लेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे, अगर आप इस तरीके से नहीं लेंगे तो आपको अच्छे रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे। तो इन्वेस्टिंग को जो है एक बिज़नेस के तौर पे लीजिए, इसको सीरियसली जो है लीजिए। तो ये किताब के की जो समरी है, जो खास बातें हैं वो मैंने यहाँ मेंशन कर दी हैं। तो आप इसको पढ़िए, इस किताब को आप ख़रीद लीजिए और इसकी लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आपको आसानी से जो है वो किताब मिल जाएगी। और साथ में मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं तो आप ये किताब मत लीजिए, क्योंकि आपको अधिकतर चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज है तो आप इसको पढ़िए, जो चीज़ें मैंने अभी बताई हैं वो आपको एग्जाम्पल के साथ जो है इस किताब में मिलेंगी। तो ये काफ़ी अच्छी किताब है, लेकिन बिगनर्स के लिए अच्छी नहीं है क्योंकि वो समझ नहीं पाएंगे। तो इसी के साथ जो है मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। और वीडियोस के लिए, आने वाले वीडियोस के लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपने मुझे सुना उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।